सितंबर माह के चौथे रविवार को प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में अभी समाप्त हुई है वो तिथि। अब इसी समय एक रिपोर्ट आती है, सीपीसीबी की रिपोर्ट। सीपीसीबी की रिपोर्ट में भारत की एक महत्वपूर्ण नदी को भी चिंताजनक स्थिति में बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे गंगा नदी की, क्योंकि सीपीसीबी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो भारत के लिहाज से एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाली गंगा नदी है, वो चूंकि बहुत सारे लोग उस पर आश्रित हैं, उस नदी में भी जो उसका जल है, उसकी जो स्थिति है, वो प्रदूषण के लेवल को क्रॉस कर रही है, यानी कि प्रदूषित हो रही है गंगा नदी भी। अब ये चिंता की बात क्यों है, इसी विषय पर बात करेंगे। तो गंगा नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिपोर्ट के आलोक में अगर देखने पर आपको तभी समझ में आएगा जब आप गंगा नदी कितने लोगों को प्रभावित करती है ये जान पाएंगे। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सीपीसीबी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें गंगा भी प्रदूषित नदी है, इस प्रश्न का जवाब मिलता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गंगा नदी उन कई प्रमुख नदियों में शामिल है जिनमें जल की गुणवत्ता में काफी गिरावट देखने में आई है। अब आपको अगर बता दें, गंगा नदी जब आप देखते हैं ये अगर ऊपर से निकल रही है और जहां पर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है, तो इस पूरे क्षेत्र को जब वो बहती है अपने प्रवाह के दौरान, तो लगभग 47% जो आबादी है, यानी 47% जो आबादी है भारत की, उसको इसका बेसिन प्रभावित करता है। बेसिन का मतलब गंगा और उसका अपवाह तंत्र, अगर सब कुछ मिला देंगे, मतलब मुख्य प्रवाह के साथ साथ जो सहायक नदियों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको बेसिन कहते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो भारत के लिहाज से देखिए 27% जो भूमि क्षेत्र है उसको ये कवर कर रही है, और 47% आबादी को ये क्या कर रही है, ये उसके लिए एक आधार के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से गंगा बेसिन को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण करना बेहद जरूरी हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये गंगोत्री हिमनद से जब निकलती है तो भारत, इसके अलावा जो तिब्बत है, नेपाल है और बांग्लादेश में लगभग अगर आप देखेंगे तो 10,86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को यह प्रभावित करती है। 10,86,000 वर्ग किलोमीटर को यह प्रभावित कर रही है, यानी कि एक विशाल एरिया जो है उसको यह कवर करती है। और केवल अगर भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को तो करती ही है, साथ साथ इसका जो बेसिन है उसको अगर जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी ये प्रभावित करती है। वहां भी इससे लोग लाभान्वित होते हैं। अब इसके दाहिनी छोर पर अगर आप देखेंगे तो यमुना और सोन मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, और वहीं इसके बाईं तरफ देखेंगे तो कई नदियां हैं जिनमें सबका नाम लेना संभव नहीं, लेकिन रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, चंबल, बेतवा जैसी कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब बांग्लादेश में जब ये जाती, बांग्लादेश क्षमा करिएगा, ये जब ब्रह्मपुत्र नदी से जब मिलती है तो मिलने के बाद सभी जगह आगे इसको जो नाम दिया जाता है, पद्मा नाम से ये जानी जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है, मिलती है, तो उससे पहले क्या करती है, एक डेल्टा का निर्माण भी करती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कितने लंबे भूभाग को प्रभावित कर रही है, कितने ज्यादा लोग इस पर आश्रित हैं। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगभग 65% से अधिक इसके जो जल का उपयोग है वो कृषि के लिए किया जाता है। साथ ही साथ 3.47% जो जल है इसका, वो जल निकायों के रूप में अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। अब इस नदी में जो वर्षा से प्राप्त होने वाला जो जल है वो लगभग 35.5% है। ध्यान रखिएगा, 35.5% जो है ये नदी क्या करती है, गंगा नदी वर्षा से जो जल प्राप्त करती है उससे इसको मिलता है। बावजूद इसके साबरमती नदी के बाद ये दूसरा सबसे अधिक संकटग्रस्त बेसिन के तौर पर इसको जाना जाता है। अब इसमें कई बांध भी हैं, कई इसमें आपको अन्य संरचनाएं भी दिखाई देंगी। जैसे इस बेसिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 784 बांध हैं कुल, अगर देखेंगे 784, यानी 784 बांध इस पे बनाए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो बांध है वो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगे, लगभग 364 बांध है। उसके बाद राजस्थान में दिखाई देंगे, लगभग 145 हैं। फिर उत्तर प्रदेश में 98 है। टिहरी बांध का नाम आपने सुना होगा, जो कि उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचा बांध इस नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे लंबा बांध जो है इस नदी पर कहां पर बना हुआ है, तो वो बांध लगभग 19.2 किलोमीटर का है, और वो नानक सागर बांध के नाम से उसको जाना जाता है। अभी हाल ही में WRIS की एक रिपोर्ट आई थी। किसकी रिपोर्ट आई थी? WRIS। इस रिपोर्ट में जो WRIS की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि जो गंगा बेसिन है वो 478, यानी कि 478
478, ये संख्या याद रखिएगा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो WRIS की रिपोर्ट के अनुसार 478 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी यहां पर चलती हैं और 39 इसमें जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं। तो इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम से आप ये समझ रहे होंगे, सब समस्त सूचनाओं से कहने का तात्पर्य यह है कि इस नदी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद इस नदी के विषय में। तो देखिए, तो जनसंख्या का वितरण भी आप देखें तो 2011 की जब जनगणना को आप देखेंगे तो उसके अनुसार भारत की जो औसत जनसंख्या घनत्व की स्थिति है वो कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में रहते हैं, यानी 382 व्यक्ति जो रहते हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस नदी के तट पर जो भी बड़े बड़े नगर महानगर स्थित है वहां के जनसंख्या घनत्व पर जरा पर एक बार नजर डालिए। अब देखिए, इस बेसिन राज्य में देखिए दिल्ली भी आता है जिसका जनसंख्या घनत्व 11,297 है, बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, इस तरह से आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश 828, झारखंड 414, उत्तराखंड 189। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए, मतलब इसके आसपास रहने वाले जो मुख्य मुख्य नगर हैं या मुख्य मुख्य जो जगह है उसका औसत जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ही जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। इसी बेसिन के इसी के तट पर स्थित नगरों महानगरों में जनसंख्या का घनत्व देखने को सर्वाधिक मिलता है। और औसत घनत्व की अगर बात करें, गंगा नदी के बेसिन में स्थित जो औसत प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोग हैं वो कितना है? तो 520 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर औसत भी अगर निकालेंगे तो वो भी भारत के जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है। अब इस बेसिन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो देखिए, जहां से ये निकल रही है वहां से लेकर अंतिम समय तक जाने पर इसके मिलन तक इसको 3 बेसिन में डिवाइड किया गया है। ऊपरी गंगा बेसिन जो है, ऊपरी गंगा बेसिन ये वाला जो पार्ट है, इसमें नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है वहां तक, नरोरा में एक बांध बना हुआ है, वहां तक इसका डिवीजन है। उसके बाद मध्य में नरोरा से लेकर बलिया जिले तक है और उसके बाद बलिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका तीसरा है। तो इसको निचला मैदान जो आता है बलिया से बंगाल की खाड़ी तक, तो इसके पूरे बेसिन को, गंगा नदी के बेसिन की अगर बात कर लें तो 3 भागों में मुख्य तौर पर विभाजित किया गया है। अब यहां पर जनसंख्या के दबाव और संसाधन के असंतुलन की स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसी नदी पर अगर आप देखें तो 47% लोगों का दबाव है। इसका मतलब कि यहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? उसके रिजल्ट से ही संबंधित है हालिया रिपोर्ट, क्योंकि जो रिपोर्ट हालिया दी गई है प्रदूषण या इसके जल की गुणवत्ता का नीचे जाना, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि इसके ऊपर एक तो जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। अब उस जनसंख्या के दबाव के होने की वजह से जो दैनिक अपशिष्ट निकलते हैं, यानी कि रोज लोगों के द्वारा जो अपशिष्ट का त्याग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस नदी को प्रदूषित करता है और 2700 मिलियन लीटर दैनिक अपशिष्ट जल में जाकर उसको प्रदूषित करने का काम कर रहा है। इसी तरह से जो औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल अपशिष्ट है, उसकी बात कर लें तो वो लगभग 500 मिलियन लीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो मिडिल गंगा बेसिन है उसको जाकर प्रदूषित करने का काम कर रहा है। उद्योगों से निकलने वाले तमाम ऐसे रसायन होते हैं जो भूजल स्तर को भी प्रभावित करते हैं। इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो भूमि का क्षरण हो रहा है, अपरदन हो रहा है। साथ साथ जो इस नदी में उपस्थित जो जैव विविधता है उसको भी, बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है क्योंकि इस नदी के जल से लोगों के आसपास की जो जनसंख्या है वो जल जनित रोग से, यानी जल से होने वाले रोग से ग्रसित हो रही है और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो इस नदी के आसपास उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये तो जनसंख्या के दबाव और संसाधनों के असंतुलन की बात हो गई। अब मुख्य चुनौतियां हैं क्या? तो देखिए, सबसे पहली तो चुनौती यह है नदी में जो प्रदूषण हो रहा है। अब वो प्रदूषण कैसे हो रहा है? औद्योगिक स्तर पर भी हो रहा है, जैसा कि पिछला आंकड़ा आपको बताया गया 500 जो मिलियन लीटर वाला पर डे वाला, और दूसरा घरेलू अपशिष्ट भी है। तो ये दोनों चुनौती तो बनी ही हुई है। 2700 मिलियन लीटर जो है और औद्योगिक 500 मिलियन लीटर प्रतिदिन, एक तरह से घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट इस नदी को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा, वार्षिक बाढ़। वार्षिक बाढ़ से जैसे बिहार जैसे राज्य हैं जहां पर इससे निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो वो भी एक चुनौती बनी हुई है इस नदी की वजह से। भूजल प्रदूषण, देखिए भूजल प्रदूषण भी एक समस्या है क्योंकि इस नदी में और इस नदी के तट पर बसे जगहों पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया, जैसे कि आपका फ्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब इस नदी में पाए जा रहे हैं। तो भूजल प्रदूषण का भी एक, हम कह सकते हैं, वो भी एक चुनौती हमारे सामने बनी हुई है। जैव विविधता की हानि। अब इन सारे प्रदूषणों की वजह से क्या हो रहा है कि इस नदी में रहने वाली, चाहे वो मछलियां हो, चाहे इस नदी में पाई जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन हो, जिसको सूस या सुइस भी कहा जाता है,
इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट बन रहा है। तो चाहे वो जैव विविधता हो, चाहे वो भूजल का प्रदूषण हो, चाहे वो बाढ़ की हो चुनौती, और चाहे इस नदी में फैलने वाला प्रदूषण हो और इसके माध्यम से फैलने वाले रोग हो, ये हमारे सामने कुछ चुनौतियों के तौर पर हैं। अब इसमें कुछ नीतियों के माध्यम से कुछ प्रयास भी किया गया, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया। अब इसके लिए आप देखेंगे तो गैप यानी कि गंगा एक्शन प्लान 1, ये सबसे पहले शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान फिर 1 के बाद फिर 2 भी आया। गंगा एक्शन प्लान 1 जब आया तो उसमें 25 शहरों में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश की गई उसके माध्यम से। फिर गंगा एक्शन प्लान 2 आया, 1993 में आया, 85 में पहला आया था। कब आया था? 85 में पहला आया था। और उसके बाद दूसरा कब आया? 93 में आया। इसके माध्यम से कोशिश की गई। और फिर आप देखेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी बनाई गई, उसके माध्यम से भी यह कोशिश की गई कि योजना बनाई जाए और उस योजना की निगरानी की जाए। तो यानी कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण बना 2009 में, उस योजना के माध्यम से हालांकि वित्त पोषण करने की बात की गई और इस पर निगरानी रखने की बात की गई। फिर कुछ अन्य योजनाएं भी चलाई गई, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में चलाया गया। इस नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से यह कोशिश की गई कि जो अविरल धारा है, यानी कि निरंतर गंगा का जो प्रवाह है वो बना रहे, साथ साथ शुद्ध जल यानी कि इसकी सफाई की भी व्यवस्था की जाए, ताकि जो पारिस्थितिक तंत्र है और जो भू विज्ञान है उसका संरक्षण हो सके और फिर से इसको स्वाभाविक रूप में लौटाया जा सके। तो अविरल धारा, निरंतर प्रवाह और निर्मल धारा, शुद्ध जल और पारिस्थितिक संरक्षण के माध्यम से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी अभी सीमाएं हैं, उसमें कुछ कमियां रह गई जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि 4 दशक के प्रयास हैं और 4 दशक के प्रयास के बावजूद अगर सीमित परिणाम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके हमको जो क्रियान्वयन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। साथ ही साथ स्पष्ट सामाजिक आर्थिक लाभ की कमी दिख रही है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। प्रोत्साहन आधारित नीतियों का अभाव है, यानी कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसके बदले में आपको ये लाभ भी होगा। तो ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कमजोर निगरानी और सुधार प्रणाली कहीं ना कहीं अभी भी चुनौती बनी हुई है, तो इन सब विषय में जोर देने की जरूरत है। अब देखिए आगे की राह के अंतर्गत क्या हो सकता है। देखिए सक्रिय पारिस्थितिक प्रबंधन किया जाए। सक्रिय पारिस्थितिक प्रबंधन का मतलब यह होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचें कि प्रदूषण रोकना ही हमारा उद्देश्य है। सक्रिय पारिस्थितिक जो है प्रबंधन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें सुधार हो और इस नदी को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाया जाए। अगर उसके बहाव का जो मार्ग है वो कहीं बाधित हो रहा है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए चाहे आपको वेटलैंड को ठीक करना पड़े, वेटलैंड को आपको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करना पड़े तो वो काम करना होगा। इसके अलावा तटीय वनस्पति जो होती है, यानी कि अगर गंगा नदी है उसके किनारे जो वनस्पतियां हैं ज्यादा से ज्यादा तटीय वनस्पति को लगाने की जरूरत है। वेटलैंड्स को हम ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने की कोशिश करें, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वेटलैंड्स उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो फ्लो है नदी का, उसके रास्ते में अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसके लिए ठोस कानूनी व्यवस्था, दंड का प्रावधान किया जाए, वो करने की जरूरत है, वहां पर अतिक्रमण ना हो सके। इसके अलावा जो तमाम ऐसी जैव विविधता की चीजें हैं उसके अंदर पाई जाने वाली, चाहे मछलियां होंगी, चाहे गंगैटिक जो आपका डॉल्फिन हो गया, उसके संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। उस पर निगरानी ठीक से करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो प्रदूषित उसमें जल मिलता है, ये कोशिश की जाए कि गंगा में मिलने वाला जल एसटीपीज के माध्यम से जाए। एसटीपीज यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लान होता है उसके माध्यम से जाए। हालांकि उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद अगर उसमें जल जाने लगेगा, ज्यादा प्रदूषित जल जाएगा तो वो उस सीमा को क्रॉस करने पर वो काम नहीं करता है। तो हम कोशिश करें कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए, एसटीपीज की संख्या बढ़ाई जाए, उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करें, यानी कि जल का उपचार जैसे एसटीपीज हो गए, बाढ़ प्रबंधन किया जाए। जीआईएस रिमोट सेंसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ या प्रभावित क्षेत्रों में यह भी देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा अतिक्रमण किया गया है, कहां से अगर बाढ़ आने पर कहां खतरा होने की संभावना है। सैटेलाइट की मदद ली जाए, ड्रोन की मदद ली जाए। तो कहने का मतलब जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल भी किया जाए और समुदाय की भागीदारी यानी कि स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। और ये लोग जब किसी भी संगठन के साथ मिलकर गंगा संरक्षण में योगदान देंगे तभी परिवर्तन आएगा। देखिए कोई भी भारत की समस्या हो या विश्व की कहीं की भी कोई समस्या हो, सिर्फ सरकारी प्रयासों से वो संभव निदान नहीं होता है जब तक कि लोग अपने स्तर पर जागरूक ना हो। हर चीज की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं देना है। सबसे जरूरी क्या है? सतत विकास, यानी कि हम खुद कोशिश करें कि ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषणकारी है, वो चाहे वातावरण को चाहे नदी को प्रदूषित कर रहा है, तो उसको रोकने की आवश्यकता है। और सतत विकास का मतलब ही हुआ कि ऐसा विकास ना करो कि भविष्य की संभावनाएं, भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना। विकास हमेशा ऐसा होना चाहिए ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे और वर्तमान भी आपका समृद्ध रहे। तो नियंत्रित शहरीकरण
करने की आवश्यकता है और सतत कृषि, वन और जल संरक्षण की जरूरत है। सतत कृषि यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे खादों का इस्तेमाल करें जो कि जिसमें कि नुकसान करने वाले रसायन ना हो। कृषि की जो हमारी पद्धति है उसमें भी हम सतत कृषि की पद्धति को अपनाएं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण और इन नदियों का संरक्षण भी कर सकें। जल को बचाने की भी कोशिश करें, यानी ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करें जिससे जल का कम से कम खर्च हो, जैसे जिसको सतत सिंचाई कहा जाता है, सस्टेनेबल इरिगेशन कहा जाता है, उसकी भी मदद लेने की आवश्यकता है। एक बहुत प्रमुख समस्या यह है कि नदियों के प्रदूषित होने का एक बहुत बड़ा कारण है धार्मिक कचरा। यानी कि जब धार्मिक उत्सव नदियों के किनारे होते हैं तो उसको उत्सव बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो उत्सव मनाए जाने के पीछे के वास्तविक उद्देश्य हमें अगर पता होते तो हम इन्हीं नदियों को, जिनको आध्यात्मिक, जिनका इतना इंपॉर्टेंस है, उनको प्रदूषित नहीं करते। उनकी आप पूजा करते हैं और पूजा जिस चीज की जाती है उसको साफ रखना भी हमारा धार्मिक कर्तव्य बनता है। तो इन नदियों के किनारे अगर हम जाते हैं किसी भी धार्मिक उत्सव में तो इन नदियों को गंदा ना करें, इन नदियों में कचरा न डालें और कोशिश करें कि अगर कोई चीज उसमें प्रवाहित की जाती है तो वह ऐसी हो जो कि उस नदी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि आज ये एक प्रमुख समस्या भी है धार्मिक कचरा। जैसे बनारस के घाटों पर यह शुरुआत की गई, वाराणसी के घाटों पर यह शुरुआत की गई कि वहीं पर जो भी धार्मिक उत्सव होते हैं उसी के साथ साथ सामुदायिक भावना के साथ साथ उन घाटों को साफ करने की भी एक मुहिम छेड़ी गई। तो ये ऐसे मुहिम लगभग हर जगह होने चाहिए ताकि हमारे नदी, हमारे पेयजल सुरक्षित होंगे, हमारे प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित होंगे, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी और अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि गंगा बेसिन में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। विकल्प आपके सामने है 27%, 35%, 47% या 50%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि जहां पर चर्म उद्योग होता है वहां से क्रोमियम एक तत्व निकलता है जो कि नदियों को प्रदूषित करता है। साथ ही साथ कौन से वे दूसरे तत्व हैं जो इन नदियों को प्रदूषित करते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।